प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। आज हम इन दिनों भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कृषक आंदोलन पर हमने एक आलेख तैयार किया है। इसका शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन, मूल कारणों का विश्लेषण एवं पाराद के सुझाव। हमारे ये विचार सुझाव हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स, जिसका संक्षिप्त नाम है पाराद। पाराद एक अंग्रेजी नाम का एब्रिविएशन है। हमारी इस पार्टी के दर्शन, विचारधारा, लक्ष्य एवं पार्टी के अनुगमन अप्रोच के अनुसार ही हम अपने इस आलेख में विचारों को समाहित किया गया है। इस आलेख के विचार तकनीकी स्वरूप के हैं और गंभीर प्रकृति के हैं। अतः हम इस आलेख को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक है कि इसमें त्रुटियां होंगी, अतः हम ऐसा मानते हैं कि आप हमारी इन त्रुटियों को क्षमा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इस आलेख को 3 बराबर भागों में बांटे हैं। प्रथम भाग का प्रसारण हम पूर्व में ही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम दूसरा भाग आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा तर्क है कि जब भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषक प्रधान देश क्यों नहीं है। इस कृषक प्रधान देश में चंद ही वर्षों में लाखों की संख्या में कृषकों द्वारा आत्महत्याएं किए जाना एक दुखद, विचित्र एवं अद्भुत घटनाक्रम फेनोमेना है। ये सब गूढ़ रहस्यमयी प्रश्न भी हैं। इसका उत्तर सिर्फ एवं सिर्फ विरोधाभास के नियमों के गहन अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है और कृषक प्राथमिक उत्पादक वर्गों की समस्याओं का स्थायी हल भी किया जा सकता है, मात्र आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके नहीं। किसानों की चंद वर्षों में लाखों की संख्या में आत्महत्याएं किए जाने के संबंध में हमारा अध्ययन यह कहता है कि नंबर 1, आत्महत्याओं का केवल मूल कारण बैंक लोन ही नहीं है। नंबर 2, आम भारतीय किसान जिन सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिवेश में एवं जिस सामाजिक मान्यता प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल वैल्यू सिस्टम में वह रहता है, ये भी उसके आत्महत्या के कारण हैं। भारतीय लाल फीताशाही, जिसमें बैंकर्स भी शामिल हैं, तथा आम कृषकों के बीच जो संबंध हैं वो कुछ इस तरह से हैं मानो भेड़िए और मेमने के बीच का संबंध। यह संबंध अति संगठित, मजबूत एवं ताकतवर प्रणाली बनाम अति भोले, असंगठित, कमज़ोर और अशिक्षित किसानों के बीच का है। नंबर 4, बैंकर्स का उद्देश्य, लक्ष्य यांत्रिक रूप से बैंकिंग अर्थात लाभ कमाना होता है, जबकि आम भारतीय कृषक का उद्देश्य, लक्ष्य होता है कि अपनी कुछ वित्तीय आर्थिक ज़रूरतों को ऋण द्वारा पूर्ण कर अच्छी उन्नत कृषि कर अपने परिवार का थोड़ा जीवन स्तर सुधार सके और परिवार का थोड़ा कल्याण कर सके। इस प्रकार ये बेमेल और विलोमी एंटागोनिस्टिक बैंक ऋण का मामला हमेशा ही भारतीय आम कृषकों की आत्महत्याओं एवं पतन का कारण रहेगा और भारतीय आम कृषक आगे भी इसी प्रकार के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के लिए मजबूर होता रहेगा। हमारा अध्ययन का ये निष्कर्ष है। एक चीनी कहावत और भारतीय कृषक का अनुगमन, मैं इसको दोहराना चाहूँगा।
एक भारतीय चीनी कहावत और भारतीय शासक वर्ग का अनुगमन अप्रोचेस। एक चीनी कहावत है, याचक को बार बार मछली का टुकड़ा मत दो, उसे मछली पकड़ने की कला सिखा दो। कहावत का भावार्थ है कि व्यक्ति, परिवार और भारत जैसे ग्रामों के देश में ग्रामीणों और ग्रामों को कौशलपूर्ण, स्किल्ड एवं आत्मनिर्भर बना दो तो वो फिर ना तो आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध प्रकट करेगा और न ही चक्का जाम करेगा। कृपया नोट करें, भारत जैसे गरीब देश में वर्ष भर चलने वाले आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैलियां, चक्का जाम, पुतला दहन आदि में बहुत बड़ी मात्रा में मानव संसाधन, धन इत्यादि बर्बाद होते हैं। प्रदूषण फैलता है सो अलग। लेकिन भारतीय शासक वर्ग का जो अनुगमन, उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो कथित जन कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम हैं, टैक्स, बजट और खर्चे की जो प्रणाली है, वो वास्तव में एक तरफ सत्तासीन बने रहने, सत्ता सुख भोगते रहने की है, दूसरी तरफ एक आम आदमी को सब्जेक्ट्स बनाए रखने की है, ना कि उक्त चीनी कहावत के भावार्थों के अनुरूप। इन गूढ़ रहस्यों का यहाँ खुलासा करना प्रासंगिक नहीं होगा, किंतु हमारे उक्त बातों को प्रमाणित करने के लिए इतना कह देना भर पर्याप्त होगा कि गरीबों, आम जनता के कल्याण के वास्ते सारे विश्व से बड़ी भारी मात्रा में धन, संसाधन, तकनीकी लेने के उपरांत भी देश में गरीब 85 से 90% हुआ है, जिसमें भारत का कृषक वर्ग भी शामिल है, और अमीर 5 से 10% और अमीर हुआ है, जिसमें पूरी तरह से भारत का शासक वर्ग शामिल है। अतः भारत के कृषक वर्ग एवं उसके नेतृत्व को इन प्राथमिक प्रधान विरोधाभासों को समझना होगा। भारत के संविधान में त्रुटियां, कमियां, वर्तमान में आर पार की लड़ाई जैसे किसान आंदोलन के प्रसंग में भारत के संविधान में अनेक त्रुटियां, कमियां अति सार संक्षेप में वर्णन करना यहाँ आवश्यक है कि इन त्रुटियों, कमियों की वजह से देश में सबसे अधिक बुरी तरह से जो वर्ग प्रभावित हुआ है वो भारत का कृषक, प्राथमिक उत्पादक वर्ग ही है। इन खास कमियों को हम सार संक्षेप में इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, फर्स्ट पास द पोस्ट नामक निर्वाचन प्रणाली। मैं इसको दोहराना चाहूँगा, ये एक बहुत गंभीर प्रकार की भारत में त्रुटि है। फर्स्ट पास द पोस्ट नामक निर्वाचन प्रणाली, इस प्रणाली के तहत भारतीय शासक वर्ग उस संख्या तक अपने अपने मानसिक गुलामों, जिन्हें नाम दिया गया है मतदाता, वोटर्स, और वोट बैंक, कृपया नोट करें शब्द टर्म वोट बैंक मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द सब्जेक्ट्स की तरह ही है। ये एक मैं इन महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं पुनः अच्छी तरह से मैं दोहराना चाहूँगा। इस प्रणाली के तहत भारतीय शासक वर्ग उस संख्या तक अपने अपने मानसिक गुलामों, जिन्हें नया नाम दिया गया है मतदाता, वोटर्स, और वोट बैंक, कृपया नोट करें शब्द टर्म वोट बैंक मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द सब्जेक्ट्स की तरह ही है, को प्रबंधित, मैनेज करके रखता है कि इस निर्वाचन प्रणाली के तहत शासक वर्ग के जिस धड़े, कंपोनेंट को सबसे अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो वो विजयी होकर 100% जनता का प्रतिनिधि बनकर 100% लोगों पर राज करता है। कृपया नोट करें, जनप्रतिनिधित्व नहीं, जबकि उसे लगभग 32 से 35% तक मत प्राप्त होते हैं। यह प्रणाली सदैव ही शासक संपन्न और इन दिनों तो आपराधिक माफियाओं के ही माफिक फेवरेबल है। त्रुटि नंबर 2, जनमत संग्रह के प्रावधान का संविधान में सर्वथा अभाव।
ये हमारे संविधान में एक बहुत बड़ी चूक रह गई है। इस अति महत्वपूर्ण प्रावधान के अभाव के कारण भारतीय शासक वर्ग प्रथमतः अपने राजकीय स्वार्थों एवं सत्ता सुख को आसानी से भोगने लगता है। द्वितीयतः चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में, रैलियों में जो लोक लुभावन वादे करता है, जीतने के बाद, सत्ता हथियाने के बाद उसकी तिलांजलि देकर अपने ही भले एवं अपने ही पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, मुनाफाखोरों के हित में काम करने लगता है। योजना, कार्यक्रम, नियम, अधिनियम बनाने लगता है जो जन विरोधी होते हैं। CAA, NRC और हाल ही के कृषकों से संबंधित अधिनियम FPTIC और FATAFS इत्यादि जो कानून बने हैं, जिनके विरोध में तीव्र आंदोलन हो रहे हैं, वे सब उक्त वर्णित अवस्थाओं के कारण ही हैं। जबकि पाराद की यह तरफदारी स्टैंड्स है कि भारत के संविधान में ये अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए, अर्थात जनमत संग्रह का प्रावधान होना चाहिए। हम फर्दर इसको इस तरह से एलेबोरेट कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी, दल समूहों, अलायंसेस के लिए अनिवार्य हुआ कि वे मैनिफेस्टो में, घोषणाओं में जो वादे करते हैं वे एक टाइम शेड्यूल के तहत पूर्ण करें। ना करने पर नंबर 1, उनको परोक्ष अपरोक्ष रूप से दिए गए सारे आर्थिक लाभों को 10% ब्याज सहित सरकार को वापस करना होगा। नंबर 2, फालतू के खर्चे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी पार्टी के खाते से सांसदों, विधायकों की संपत्ति बैंक खाते से वापस करना होगा। बिंदु क्रमांक 2, मैनिफेस्टो घोषणाओं से परे यदि कोई कार्यक्रम, योजना, स्कीम, प्रोजेक्ट हाथ में लेने का विचार करते हैं, कोई नया नियम कानून का निर्माण करने का विचार करते हैं, तो इस विषय में पारदर्शिता अपनाते हुए पहले जनमत संग्रह कराना अनिवार्य होगा। कृपया नोट करें, काश भारत के संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान होता तो भारतीय शासक वर्ग सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति निर्माण से देश की गरीब जनता की खून पसीने की कमाई, टैक्स बजट का अधिकांश भाग चीन को नहीं जाता। और इन दिनों जो भारतीय शासक वर्ग ने विशालकाय भवन, संसद भवन निर्माण करने का और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का जो विचार रखा, वो एक जो कार्यक्रम इन्होंने चालू किया 20,000 करोड़ रुपए का, वो शायद ये ना कर पाते। इनको जनमत संग्रह कराना अनिवार्य होता। और देश की जो आज हालत है, देश में जो 45% गरीबी रेखा के नीचे जो हमारे वोटर्स जी रहे हैं, वे तो मैं समझता हूँ इसके पक्ष में कभी भी अपने जनमत संग्रह नहीं करते। नंबर 2, CAA, NRC के प्रावधानों की वजह से और इन दिनों कृषकों के युद्ध स्तर के आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं इलाज से बचाव अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पाराद नहीं चाहेगा कि पहले बीमारी फैले, फिर इलाज के लिए दौड़ा जाए या हाय तौबा मचाई जाए। बिंदु क्रमांक 3, कमीशनों को बैठाए जाने की भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी। यह भी हमारे भारतीय संविधान की ये कमीशन बिठाने का जो चलन है, वो हम इसको इस तरह से अच्छा नहीं मानते। भारत के संविधान में किसी भी समस्या, विवाद, मुद्दे पर कमीशन बैठाने का प्रावधान है। भारतीय शासक वर्ग को कमीशनों को बैठाने का बड़ा शौक है। आम जनता भी इससे तात्कालिक रूप से संतुष्ट व खुश हो जाती है। लेकिन हमने पाया है कि भारतीय शासक वर्ग अपने राजकीय हितों को कायम रखने और आम जनता को अपना मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए धड़ाधड़ कमीशन को बैठाने का खूब काम करता है। साथ ही जन विरोधी आक्रोश को शांत करने व आम जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने का भी चतुर काम करता है।
लेकिन इन बातों को अधिकतर लोग नहीं जानते कि नंबर 1, भारतीय शासक वर्ग अपने ही चट्टे बट्टों को कमीशन में जगह देता है। नंबर 2, उन पर भारी भरकम धन, सुविधाएं और संसाधनों को बर्बाद कर उन्हें और धनाढ्य बना देता है। नंबर 3, और सबसे खतरनाक बात यह है कि करोड़ों रुपयों भारी साधनों संसाधनों के खर्च होने के उपरांत भी भारतीय शासक वर्ग के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वो कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखे, और ये भी अनिवार्य नहीं है कि कमीशन की सिफारिशें रिकमेंडेशंस को लागू ही करे। अर्थात अगर भारतीय शासक वर्ग को ऐसा लगता है कि सिफारिशें उसके राजकीय हितों के विपरीत हैं, इनसे वास्तव में उसके मानसिक गुलामों सब्जेक्ट्स को वास्तविक लाभ होगा, तो वो रिपोर्ट सिफारिशों को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। इतिहास गवाह है, भारतीय शासक वर्ग ने पीड़ित जनता से जुड़े मुद्दों के निराकरण के लिए ढेर सारे कमीशन तो बैठाए, उनका गरीब जनता का भारी मात्रा में धन भी खर्च किया, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया क्योंकि संविधान में इसकी अनिवार्यता नहीं है। और आज कृषक आंदोलन दीगर आंदोलनों की जो नौबत आई है वो यही संविधान की कमी चूक त्रुटि के कारण है। पाराद की तरफदारी स्टैंड्स है कि अगर पाराद को मौका मिला तो संवैधानिक प्रावधान किया जाएगा कि अगर सत्ता पक्ष सरकार किसी भी कमीशन बैठाने में 1 रुपया भी खर्च कर देती है तो ये अनिवार्य हुआ कि आयोग को होगा कि सरकार उसकी समस्त सिफारिशों को अक्षरशः तत्काल लागू करे, अन्यथा निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होगा कि खर्च किए गए समस्त प्रकार के परोक्ष अपरोक्ष खर्चे की वसूली 15% ब्याज के साथ सत्ताधारी पार्टी के पार्टी फंड से एवं सांसदों से वसूल किए जाने के प्रावधान किए जाएंगे। संविधान में न्याय व्यवस्था संबंधी कमियां चूकें त्रुटियां। हमारा अध्ययन कहता है कि इस मामले में भारतीय संविधान में आधारभूत चूकें कमियां एवं त्रुटियां हैं जो इन दोनों देश की एकता अखंडता के लिए खतरे बन गई हैं। इन्हें हम अति गंभीर प्रकृति की भूल चूकें कमियां मानते हैं। चूँकि इस आलेख की विषय वस्तु वर्तमान के कृषक आंदोलन से संबंधित है, अतः इनका वर्णन करना प्रासंगिक नहीं होगा। सिर्फ इतना कहना लिख देना पर्याप्त होगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय शासक वर्ग के हित में काम कर रही है, अतः स्वाभाविक है कि वो आम जनता खासकर कृषकों प्राथमिक उत्पादक वर्गों के हितों के विरुद्ध काम कर रही है। क्योंकि विश्व से भिन्न भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक अधिकारियों को कोई जिम्मेवारी लायबिलिटीज़ नहीं है या नहीं के बराबर है, अतः उसकी प्रकृति निरंकुश शासक वर्ग की सी हो जाती है। यह माना जाता है कि किसी भी देश की न्याय व्यवस्था में शीर्ष स्तर के बुद्धिजीवी एवं विद्वान आसीन होते हैं। भारत का संविधान न्याय जस्टिस से ही शुरू होता है। उसकी उद्देशिका प्रीएम्बल में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द समाजवाद आया है। पाराद भारत के बुद्धिजीवियों से जिनमें न्याय व्यवस्था से जुड़े बुद्धिजीवी भी शामिल हैं से पूछता है कि इस शब्द के शास्त्रीय अर्थ, व्यवहारिक व्याख्या, अर्थान्वयन, भावार्थ के अनुरूप क्या भारत में समाजवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जैसा कि भारत के संविधान में निर्देशित डायरेक्टेड किया गया है, जबकि ठीक उल्टा ही देखने को मिला है। अर्थात भारत में पूंजीवाद को थोप दिया गया है और अब धीरे धीरे देश पुरोहितवादी पूंजीवादी राज्य व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेटिक कैपिटलिस्ट स्टेट, बनता जा रहा है। साथियों, इस प्रकार हमारा इस आलेख का द्वितीय भाग यहाँ समाप्त होता है। आपने हमारे इस एपिसोड को पूरी तरह से देखा, हमसे जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। कृपया
तीसरे और अंतिम एपिसोड को देखने की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।